साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म्ड फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, आज के मंथन में हम इस देश के भविष्य, अग्निपथ और अग्निवीरों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि करगिल की शहीदों की धरती, जहां पर 527 करगिल शहीदों की आत्मा निवास करती है। हालांकि वो परमपिता प्रभु के चरणों में है, लेकिन हम बोलते हैं कि भी आत्मा का भी एक सुख स्वरूप होता है, तो वो सुख स्वरूप में कहीं न कहीं उन वादियों में विराजमान है। आज उनके बीच में खड़े होके अगर प्रधानमंत्री ने सीधा मतलब ये हमला सेना पे बोल दिया कि अग्निपथ जो स्कीम है वो सेना का बदलाव है, न कि सरकार का, स्पष्ट शब्दों में। और साथ में ये भी कहा कि ये सेना की कई साल पुरानी मांग थी जो उन्होंने पूरी की। सेना की मांग थी कई साल पुरानी जो उन्होंने पूरी की। साथियों, आप सभी यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। आजकल टीवी तो कोई देखना पसंद करता भी नहीं है, क्योंकि टीवी के अंदर सिवाय गवर्नमेंट के महिम या जो महिमा मंडन जो किया जाता है उसको छोड़ के कुछ होता भी नहीं है। या बाढ़ आ गई, या कोई मर गया, या एक्सीडेंट हो गया, या रेल का हादसा होगा, ये है वो है। आम आदमी के संबंध में, मजदूर के संबंध में, या किसी पॉलिसी के संबंध में, या किसान के संबंध में, या कोई आम जनजीवन के संबंध में, पॉलिसी के संबंध में कोई समाचार नहीं होता है, ना कोई मंथन होता है। मैं हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि जो प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी को अपना भगवान मानते हैं और सृष्टि का अवतार मानते हैं और विष्णु का अवतार मानते हैं। क्यों कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज इस देश की मैं बोलता हूँ कम से कम 40 से 50% जनता ने ये डिक्लेयर कर चुकी है कि वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, वो स्वाभाविक बहुत ही देवात्मा है जो इस मतलब धरती पे उतरी है, और वो भारत को का कल्याण करने के लिए, हिंदुओं का कल्याण करने के लिए, और शायद जहाँ तक मुस्लिम नफरत की बात है, मुसलमानों का सहार करने के लिए वो यहाँ धरती पे आई है। और हिंदुओं पे जो अत्याचार पिछले 8 साल में हुआ वो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी उनको भविष्य में अत्याचार दिखाई दे रहे हैं। और पिछले जो 800 साल में जो मुगलों द्वारा और वो उससे उनका कभी उनके मुंह से हमने सुना भी नहीं है कि भी कभी कोई हिंदुओं पे अत्याचार भी हुआ। और हिंदुओं ने आत्मरक्षा करके सनातन धर्म को आज तक जीवित रखा, कब से कि 4 युगों से जीवित रखा है, उसके बारे में वो बात नहीं करते हैं। इसलिए उस आत्मा ने करगिल की शहीदों के उस पवित्र स्थान से ये बोला है कि सेना का ये प्रोग्राम था। तो साहब, मैं रवीश के एक वीडियो का रेफरेंस दूंगा
और रवि से माफ़ी मांगूंगा कि मैंने उसके कुछ क्लिप्स लिए हुए हैं, और वो क्लिप्स ज़रूरी थे इस वीडियो के लिए कि जब सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे एक किताब लिखते हैं, आपको पता है कि जब भी कोई लेखक किताब लिखता है तो किताब लिखने के बाद सबसे पहले वो अपने से भी अच्छे बुद्धि वक्ता को अपनी किताब देता है कि आप इसका फॉरवर्डिंग लिखिए, यानी आप इसका अनुमोदन लिखिए। तो जो उनसे भी अच्छा जो मतलब बुद्धिजीवी होता है वो उसका फॉरवर्डिंग लिखता है, और ये सारा होने के बाद में ये किताब पब्लिकेशन के पास जाती है। पब्लिशर कोई वैसा नहीं होता है, पब्लिशर पूरी किताब का एक एक शब्द पढ़ना नहीं, शब्द का पूरा छानबीन करता है, उनकी टीम छानबीन करती है। करने के बाद में इंडियन पब्लिकेशन अथॉरिटी के पास में वो चीज़ जाती है, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि सरकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन पब्लिकेशन अथॉरिटी के अंदर भी वो किताब पास हो चुकी थी। अब वो जब पब्लिकेशन के लिए जब पब्लिशर के पास चली गई तो पब्लिशर ने उस किताब को अच्छा बिक्री होने के लिए कुछ अंश है जो गलती कर दी। अगर वो गलती नहीं करते तो किताब छप भी जाती और पब्लिक डोमेन में भी आ जाती। पब्लिशर ने किताब की मतलब वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, किताब को बहुत ही ज़्यादा बिकने के लिए उससे कुछ अच्छे अंश निकाले और वो सोशल मीडिया के ऊपर सीधे लीक कर दिए। लीक मतलब कि उन्होंने प्रचार कर दिया। अब वहाँ पर उसमें क्लियर जनरल नरवणे ने जो लिखा है साहब ने कि भाई मैंने तो 20 के अंदर एक मीटिंग में जब जाता हूँ तो उस मीटिंग के अंदर अग्निपथ नामक शब्द जीवन में पहली बार सुनता हूँ। कौन बोल रहा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे साहब बोल रहे हैं कि ये शब्द पहली बार सुनता हूँ। अब आर्मी की वर्षों पहले ये कैसे हो गई? एक चीफ बनने वाला लेफ्टिनेंट जनरल भी रहा, मेजर जनरल भी रहा, ब्रिगेडियर भी रहा है, और वो स्टाफ ड्यूटी में रहा है, तो ये शब्द उससे अछूता कैसे था? फिर वो बोलते भी है कि शुरुआत इसमें सिर्फ 20,000 रुपये एक प्रति अग्निवीर को दिया जा रहा था, जिन्हें उन्होंने ऑब्जेक्शन करके आर्मी तरफ की आप एक काम कीजिए 75% आप इसको अंदर में रखिए, हम सहमत है, और इनकी जो सैलरी है वो 30,000 से नीचे तो होनी नहीं चाहिए, नहीं तो बंदे को कुछ मिलेगा नहीं। उनका अपना ये था। साथ में वो एक चीज़ को और कहते हैं कि ये बात सिर्फ उस मीटिंग में आर्मी के लिए हुई थी, एयरफोर्स और नेवी को तो इसका एकदम शौक सा लगा कि वो तो कहीं इस पैरामीटर में नहीं थी, फिर उनको भी लपेट लिया गया। दूसरी बात कि अगर जनरल नरवणे गलत होते, उनकी किताब छपती, पब्लिक में आती, सरकार एक्शन लेके भले ही उनको देशद्रोही घोषित करके जेल में डाल देती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने अपनी बदनामी को बचाने के लिए उस किताब को, उस पब्लिशर को ही बैन कर दिया कि इस किताब को आप नहीं छापोगे। ये सरकारी आदेश कहाँ से निकला? केंद्र सरकार के पास से निकला, केंद्र सरकार, ठीक है ना। तो वो किताब आज हैंगिंग हो गई है, नहीं आ रही है। उसके बाद में मैं 2 क्लिप आपको और डालूंगा जहां पर हमारे सबसे ज़्यादा हीरो, या हम तो बोलते कि आर्मी की लड़ाई के लिए मतलब एक जान, जनरल सैम मानेकशॉ क्या बोलते हैं कि भाई हम 65 नहीं 62 जो हम हारे थे, तो उसके अंदर जो राजनीतिक इंटरफेयर था उसकी वजह से हम हारे थे, न कि हम अपने वो हारे थे। 65 में उनके साथ में कुछ ऐसा चल रहा होता है, ठीक है ना, 65 की लड़ाई के अंदर, तो उनको एक साइड के अंदर किसी जगह बैठा दिया जाता है, उनको लड़ने भी नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो खुद खुलासा करते हैं कि जहाँ पॉलिटिक्स इंटरफेयर होगा वहाँ सेना कुछ नहीं कर सकती। मेरे देश के कल फिर 5 लोग घायल हुए थे, उसमें से एक शहादत को प्यारा हो गया, वो शहीद हो गए। और अभी हमने बोला कि अग्निवीर को भी शहीद का दर्जा दो, तो आज़ादी से लेकर अभी तक जो शहीद शब्द इस्तेमाल हो रहा था, और ये विद्या अब आई इस सरकार के पास में या इस सेना के पास में, जो अभी एक पॉलिसी निकाल रही है कि शहीद शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, मार्टिरेट इस्तेमाल नहीं होगा, अंग्रेजी में भी ये इस्तेमाल नहीं होगा, किल्ड इन एक्शन, ठीक है ना, किल्ड इन एक्शन, ये इसके अंदर ये इस्तेमाल होगा। तो इससे पहले जो आज़ादी के बाद से लेके अभी तक जो शहीद शब्द इस्तेमाल हो रहा था, भले ही वो कुछ भी हो रहा था, अभी आपने उठाया कहाँ से? अब आपकी मानसिकता सामने सीधी है कि ये तो आतंकवादी और मुस्लिम समाज
कुरान के अंदर जो धर्म के लिए शहीद होता मर जाता है उसको शहीद बोलते हैं। तो ये क्या खोज अभी हुई है इसकी? धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शहीद शब्द की खोज तो की सही, आज तक खोज नहीं हुई थी इसकी। तो मैं उन सब भक्तों से, क्योंकि मैं भी भगत हूँ बीजेपी का, लेकिन मैंने इन आँखों के ऊपर पट्टी नहीं बांधी है। मेरे आँख, कान और मेरा दिमाग तीनों खुले हैं। जो अच्छी चीज़ है उस चीज़ के लिए मैं कायल हूँ। हम संघ, वाजपेयी, आडवाणी, वो जो बीजेपी थे, हम उनके समर्थक हैं। फिर जब ये 13 में आए थे सैनिकों के विश्वास के ऊपर, सैनिकों के साथ ही सबसे ज़्यादा धोखा करके, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि सेना को इन्होंने एक्सपेरिमेंट का मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया। साहब, देश के यूथ को गुमराह करके अब देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। अब सेना अधिकारियों और जनता को आमने सामने कर दिया। आप पतली गली से निकल लिए, करगिल से ये स्टेटमेंट देके निकल लिए कि मैंने सेना की मांग के ऊपर ये काम किया है। अब सेना और पब्लिक, सेना अधिकारी और पब्लिक आमने सामने है। क्या दुश्मनी थी आपकी पब्लिक से और सेना के अधिकारियों से? क्यों कि जो आपको मानते हैं उनको तो आप राज्यपाल का या किसी ने का पद दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सटेंशन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सेना में ऐसा संभव नहीं, इसलिए आप नहीं दे पाते। बाकी ब्यूरोक्रेसी में तो आपने पता नहीं कितनों को क्या क्या दे दिया अभी तक। ठीक है ना? ऐसा ही सीधी बात है, न्यायपालिका में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन साहब, कम से कम आप सेना को बख्श देते। मैंने 10 बार यही बोला कि मोदी जी सेना को बख्श दो, सेना को बख्श दो। ये सेना कायर नहीं है। ये सेना ब्रिटिश टाइम में भी विश्व विजेता थी। ब्रिटिश टाइम में आज जितने हमारे वीरों के स्टेचू लगे हुए हैं पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, उतने किसी देश के नहीं है, किसी देश के नहीं है। अरे आप हमारी जीआर को, गोरखा राइफल को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? जो नेपाल से आते हैं, आपको अग्निवीर नहीं मिलेंगे, और जो रिटायर जाएंगे उसका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। आयो रे गोरखाली ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से आपने सेना को कितना मतलब बड़ा तगमा दिया कि हम लोग सिर्फ सलूट मारने के लिए थे, सलामी के लिए थे, और लोग हमें ऐसे ही समझते थे। तो इसका मतलब जितनी सरकारें पहले आई है वो सब हमारे को इस नज़र से देखती थी। उस टाइम हमारे शहीद नहीं होते थे, उस टाइम सेना लड़ती नहीं थी, उस टाइम कोई CI ऑप्स नहीं होता था, उस टाइम परमवीर चक्र नहीं मिलता था, उस टाइम कोई अवार्ड नहीं होता था पिछले सालों में। मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई साहब, अब कलयुग गया, सतयुग आ गया है, सतयुग आ गया है। और आने वाली पीढ़ी के अंदर ये सारे मंदिर संदिर सब ये भी शायद हो जाएगा, एक सिर्फ हमारे मोदी जी का मंदिर बनेगा, और हम सारे हिंदू सनातनी इकट्ठे होके इसकी रक्षा के लिए मोदी जी की पूजा करेंगे ताजीवन। और हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों को बोलूँगा कि आप इनकी ताजीवन पूजा करना भैया, क्योंकि इससे पहले कभी कोई सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बचाने वाला था ही नहीं कोई। तो देश के भविष्य को दांव पे लगाया, अग्निपथ स्कीम लाए, अग्निवीर लाए, और जब सबसे गंदी चाल अब पॉलिटिक्स की खींच के आपके 3 स्टेट में चुनाव आ रहे हैं, तो आपने ये चीज़ उठा के पूरी सेना अधिकारियों पर डाल दी। अधिकारियों को चाहिए या तो जवाब दे, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो वो भी इसमें इतने ही गुनाहगार है। और मैं उन गुनाहगार नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जो बीजेपी के अंदर जो अधिकारी चला गया है रिटायरमेंट के बाद में, वो तो इसको अच्छी बताएगा। लेकिन आज 70-80% जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, मेजर जनरल रैंक के सारे स्टेटमेंट ओपनली दे रहे हैं कि ये स्कीम सेना को कमज़ोर कर रही है, ये युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। तो वो सारे सैन्य अधिकारी आज के तो नहीं है ना, जो लेफ्टिनेंट जनरल कितने पुराने। अब आपने एक सेना अधिकारियों का टूल किट तैयार कर लिया है। सोशल मीडिया में आप कोई भी आदमी एक आर्टिकल देखना और ढूंढना गूगल के ऊपर, टूल किट ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, तो आपको एक बहुत बड़ा वो मिलेगा, उसका विश्लेषण मिलेगा कि कैसे सेना के अधिकारी जो है सरकार के बहकाव में आके और इस सरकार का टूल किट बन चुके हैं, जो इस सरकार की तरफ से आगे पब्लिक डोमेन में ये
मतलब बयान दे रहे हैं। और एक वो सेना अधिकारी जो जनरल सैम ने बोला कि कांग्रेस के टाइम में भी कुछ जनरल बना दिए गए थे, उनके सामने जो जनरल उनके भी नाम बता रहे हैं कि किन को बनाया था और किन को किस तरह से हुआ था उस टाइम में। 62 के टाइम में वो बाई नेम बताते कि उनके सामने ये थे और ये बनाए गए थे, जिसकी वजह से हम चाइना से मात खाई थी। मैं वीडियो को आगे लंबा नहीं करते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगा, जितना हो सके हिंदुस्तान के भविष्य के लिए अग्निपथ, अग्निवीर जैसे स्कीम का कोई स्थान नहीं है। भारतीय सेना, भारतीय चाहे वो कोई भी है जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, वो तो चाहे सेना में गया या नहीं गया, तब भी वो सैनिक है। कभी जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए मेरे देश के बुढ़े बहुत है। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, अरे मेरे तो बस जो ये है रिजर्विस्ट ही काफ़ी है, इससे निपटने के लिए सेना को मुझे आगे करनी भी नहीं है। कहने का मतलब है कि आपने सेना को इतने निचले स्तर तक आंक दिया कि ये सलाम और सलूट के लिए थी पहले। वाह साहब, आपने हमारे आज़ादी के 75 साल की सेना को बहुत बड़ा आंकलन और बहुत बड़ा आपने इनाम दिया है। उस इनाम के लिए आपको तहे दिल से सत सत नमन है मोदी जी, सत सत नमन है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अग्निवीर का मुद्दा लगता है प्रधानमंत्री मोदी को परेशान कर रहा है, मगर अपने ऊपर जवाबदेही लेने के बजाय अब वे सेना पर डाल रहे हैं। उनके बयान से यह बहस होने लग गई है कि सेना अग्निवीर लेकर आई या सरकार लेकर आई। क्या सेना को युवा बनाने के लिए अग्निवीर ही एकमात्र रास्ता दिखा? दुनिया की सेनाओं की तुलना में भारत की सेना युवा है या नहीं, अब इस पर बहस होने लग जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि सेना को युवा बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे कहीं बेहतर है इस योजना पर सरकार टुकड़ों टुकड़ों में यहां वहां बात ना करे, बल्कि संसद में सभी के बीच एक मुश्त चर्चा करे, जिससे सारी बातें साफ हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अग्निवीर योजना की तारीफ की और कहा कि इससे भारतीय सेना युवा बनेगी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो युवा इस योजना में जाएगा वो युवा रहते ही बेरोजगार हो जाएगा, नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। सैनिक वर्दी से मिलती जुलती वर्दी में प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख पहुंचे। करगिल विजय की 25वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने खुद ही अग्निपथ योजना का राग छेड़ दिया और कहा कि सेना के कहने पर यह सुधार किया गया, हम सेना का सम्मान करते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर की जिम्मेदारी सेना पर थोप रहे हैं? सरकार की इसमें क्या भूमिका थी? क्या सरकार ने केवल सेना के प्रस्ताव को मंजूरी देने भर का काम किया? फिर सेना से रिटायर अफसरों और पूर्व सेनाध्यक्ष की तरफ से यह आवाज क्यों आती है कि प्रस्ताव सरकार का था? प्रधानमंत्री मोदी ने एक अजीब बात और कही कि आज से पहले कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना का मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। सलाम करना और परेड करना सेना का मतलब तो कभी नहीं था। दिसंबर 2023 में समाचार एजेंसी पीटीआई ने किताब के अंश छापे थे। इसमें एमएम नरवणे लिखते हैं कि सैन्य बलों को सरकार की अग्निपथ स्कीम का अनुमान नहीं था। सैन्य बल सरकार के इस प्रस्ताव से हैरान थे। नरवणे ने लिखा है कि सेना इस बात को लेकर हैरत में थी, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू था, यानी जोरदार झटके के समान। सेना ने 75% अग्निवीरों को सेना में रखे जाने की वकालत की, साथ ही मांग की कि उन्हें बेहतर सैलरी मिले, जबकि प्रस्ताव में पहले 20,000 महीना दिया जाना था। नरवणे ने लिखा है कि यह अस्वीकार्य था और सेना की दखल के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 किया गया। नरवणे लिखते हैं कि नवंबर 2020 में एक मीटिंग हुई जिसमें पहली बार इसी में अग्निवीर और अग्निपथ शब्दों का इस्तेमाल हुआ। पीएमओ का सुझाव था कि 5 साल बाद 25% ही जवान सेना में रह जाएं, बाकी बाहर हो जाएं। नरवणे के अनुसार यह अव्यवहारिक सुझाव था, क्योंकि 6 से 8 महीने तो सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग और तैनाती में लग जाते हैं। इसके अलावा रिलीज होने की प्रक्रिया में भी 6 महीने लगते हैं, जिससे किसी भी जवान का कार्यकाल करीब 2 साल ही रह जाता है। इस पर कुछ समय तक बहस चली और आखिर में बीच का एक रास्ता निकाला गया कि 4 साल बाद एक बार में ही निश्चित संख्या में जवान सेना में रख लिए जाएंगे। उस वक्त
कृष्णा मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर। पहली बार हिंदुस्तान में फौज के बीच में, नेवी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया उन्होंने और पॉलिटिकल जनरल्स बनाए, जैसे जनरल उमराव सिंह, जनरल कौल वगैरह। और एक तरफ वो थे, दूसरी तरफ थे जनरल तिमाया, फर्स्ट क्लास सोल्जर, जनरल शिव वर्मा, जनरल बोगी सेन, जनरल वडालिया, जनरल myself, who said we are not political soldiers, we keep to ourselves. और सर, जब ये सरेंडर किन हालात में, मतलब कब आपको लगा कि पाकिस्तान सरेंडर कर देगा? कितने दिन की लड़ाई के बाद? तकरीबन 10-11 दिन के बाद मैं बिल्कुल मेरे मन में कोई शक नहीं था कि अभी लड़ेंगे, सरेंडर करेंगे। और मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था। मैंने मिस्टर हक्सर